हुई है। तो ये बार बहुत बार आएंगे आपकी लाइफ में, मतलब केमिस्ट्री में, बट मैं हर बार इसको मेंशन करता हूँ ताकि जो इसकी इंपॉर्टेंट चीजें वो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है। अब जैसे कुछ चीजें होती हैं जो रटने की होती है, तो रटने की चीजों को मैं बार बार मेंशन करता हूँ ताकि आपको दिमाग में वैसी पिक्चर बन जाए। हालांकि इसमें कुछ रटने का नहीं है, कोई भी स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बनाने की कोशिश करते हैं अपने पास, तो अपने पास क्या है, H3PO4, H3PO3 एंड H3PO2। ठीक है। इनका स्ट्रक्चर अगर आपसे कोई पूछे या आपसे 10th में पूछा गया होगा, बेसिसिटी एक टर्म आता है, आपने पढ़ा है किसी ने कभी बेसिसिटी? क्या होता है बताइए, कुछ याद आ रहा है? नंबर ऑफ H+ आयंस एंड एसिड कैन डोनेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी ऑफ एसिड। नंबर ऑफ H+ आयंस एंड एसिड कैन डोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। अब होता क्या है, जैसे आपसे कोई पूछे कि ये कितने H+ आयन दे सकता है, ये कितने H+ आयन दे सकता है और ये कितने H+ आयन देता है, तो क्या बोलोगे आप? बताइए, जब से आप बताओ। कितने H+ आयन लिबरेट करेगा? H2SO4 कितने H+ आयन लिबरेट करता है? बेसिसिटी तो पढ़ा होगा यार, 10th में पढ़ा यार, 10th में आता है, एनसीईआरटी में आता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आईसीएसई वालों के, एनसीईआरटी के बोर्ड में भी है, मतलब एनसीईआरटी में भी है। अगर तुमने कभी एनटीएससी या इसकी प्रिपरेशन करी हो गलती से, तो उसमें तो पक्का आता है। H2SO4 2 करता है और मान्यता सही है, H3PO4 3 करेगा। H3PO3 कितना करेगा? 3 और H3PO2 3 करेगा। ठीक 3 करेगा, बिल्कुल सही। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि यही तो गलती है। तो आप ऐसे लिख के इसको काट लोगे कि इन दोनों का 3 नहीं होता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज। तो आपसे अगर पूछे कि बताओ यार बेसिसिटी ऑफ मीथेन क्या है, तो आप 4 बोलोगे? बोलो, मीथेन इज नॉट इवन एन एसिड, तो बेसिसिटी का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। So just because it has 4 or 3 hydrogen atoms doesn't mean that hydrogen is an acidic hydrogen, and doesn't mean that that hydrogen is going to increase its basicity. So having hydrogen atom and being able to donate H+ ions are two different things. The one which has more electronegativity can only donate H+ ions. Carbon cannot donate its H+ ions. Alright? So basicity जो आती है वो H+ ions की वजह से आती है, हाइड्रोजन की वजह से नहीं आती है। कोई भी कंपाउंड अगर हाइड्रोनियम आयन डोनेट करने के लिए केपेबल है, तो ही उसकी बेसिसिटी उतनी होगी जितने हाइड्रोनियम आयन वो डोनेट कर सकता है। तो उसके पता करने के लिए सर हम कैसे पता करेंगे कितने डोनेट करेगा और कितने नहीं करेगा? So to know that, you must know the actual structure of compound. Once you know the actual structure, you will be able to understand why and how. जैसे H3PO4 का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो होता है ये। देखो, जो मैं OH लिखता हूँ इसका मतलब ये नहीं कि एक ही बॉन्ड है, O के साथ एक हाइड्रोजन का बॉन्ड भी है, बट ये OH एक साथ चलता है तो हम लोग लिखते हैं ऐसे। यहाँ पे भी एक सिग्मा है, यहाँ पे भी एक सिग्मा, और यहाँ पे भी एक सिग्मा बॉन्ड है, वो हम दिखाते नहीं है बट है। वैसे जब आप H3PO3 का ड्रॉ करोगे तो हमेशा ध्यान रखना कैसे ड्रॉ करना है। फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड, बोलते हैं इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दैट एसिड्स आर कॉल्ड ऑक्सो एसिड। फास्फोरस का कोई भी ऑक्सो एसिड हो, एक बॉन्ड तो कॉमन है गाइस, वो ध्यान रखना। एक बॉन्ड क्या कॉमन है? P डबल बॉन्ड O इज कॉमन टू ऑल। क्या है? P डबल बॉन्ड O जो है वो सब में कॉमन है। एक बार पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर अपन आगे करेंगे। P डबल बॉन्ड O तीनों में होगा। ठीक है, ये तीनों का पार्ट है, ये ध्यान रखना आप। P डबल बॉन्ड O कॉमन है अपना, बाकी चीजें चेंज कर लेंगे हम लोग डिपेंडिंग ऑन दी वैलेंसी। और फास्फोरस कभी भी अगर डबल मतलब ऑक्साइड बनाता है, मतलब एज इन ऑक्सो एसिड बनाता है, तो उस 5 बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। 2 बॉन्ड तो बना लिया, फास्फोरस 3 बॉन्ड और बना सकते हैं, तो यहाँ पे 3 बॉन्ड दिख रहे हैं हमें। अब दूसरे वाले में 3 बॉन्ड और बनाने, तो पहले 3 बॉन्ड बना लो। ठीक है, और इसके भी 3 बॉन्ड बना लो। बना लिया। अब देखो कि कितना OH बना सकते हैं हम लोग। तो एक ऑक्सीजन, देखो कितने ऑक्सीजन थे? 3 में से एक हमने यूटिलाइज कर लिया डबल बॉन्ड में, कितने ऑक्सीजन बचे? 2। तो 2 ऑक्सीजन से कितने OH बना सकते हैं हम लोग? 2, तो 2 OH आप लगा दो। अब तो OH बना नहीं सकते, अब बच क्या गया एक्स्ट्रा? हाइड्रोजन। लगा दो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन थे, एक यूज कर लिया, कितने OH बना सकते हैं?
एक OH क्या, 2 हाइड्रोजन। तो देखो अब बेसिसिटी होता है कि OH से डायरेक्टली अटैच जो हाइड्रोजन है, अगर किसी ऑक्सो एसिड में, जैसे H2SO4 की बेसिसिटी 2 इसलिए नहीं होती क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसलिए होती है क्योंकि 2 हाइड्रोजन OH से अटैच है। वही हाइड्रोजन जो होते हैं वो बेसिसिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब वही हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में बाहर निकलते हैं एसिड से। ठीक है, तो जैसे इसका बेसिसिटी इसकी वजह से आ रही है, ये 2 H+ दिख रहे हैं यहाँ पे, इसकी बेसिसिटी इसकी वजह से आएगी, इसकी इन दोनों की वजह से आएगी, इसकी इन तीनों की वजह से आएगी। मतलब इसकी बेसिसिटी 3 सही है, इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2 और इसकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। क्लियर है सबको? ठीक है, क्योंकि ये 3H+ आयंस डोनेट कर सकता है, ये 2H+ आयंस डोनेट कर सकता है और एक ही H+ आयन डोनेट कर सकता है। क्या समझे? अभी किसी ने हैंड रेज किया था यार, मैं मिस कर दिया। किसका डाउट है बताइए। हाँ सब जब बताओ। सर जब हम जो OH लिखते हैं उसका कैसे मतलब बॉन्ड बनेगा? कौन सा OH? O और सिंगल बॉन्ड H। सर वो डायरेक्शन मतलब कौन से फेज वगैरह में होगी वो? V शेप, बेंड शेप। O के अलोंग 2 बॉन्ड है तो वो O के अलोंग बेंड शेप होगा। O के अलोंग बात करो अगर तुम। ओके सर। ठीक है, मतलब 104 होगा बॉन्ड एंगल दोनों बॉन्ड के बीच में। O और H का जो बॉन्ड होगा, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज दोनों OH होते, दोनों तरफ H होते हैं तो 104 होता है। इधर थोड़ा बल्कि आटा में तो थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है 104 से। ठीक है, ऐसा। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये आप ऐसा समझो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो बीच बीच में मैं आपको देता रहूंगा, जिससे कि आगे की चीजें भी क्लियरफाइड हो। अब देखो ये जो आप चीज देख रहे हो ना, ये चीज बच्चे जाके 12th क्लास की पी ब्लॉक एलिमेंट आता है 12th क्लास में। ठीक है, 12th क्लास में पी ब्लॉक एलिमेंट्स आता है, तो जो लोग ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है बॉन्डिंग का और बॉन्ड्स का और स्ट्रक्चर का, तो वो जाके रटते हैं फिर बेसिसिटी, इसका 3, इसका 2, इसका 1, और ऐसे कि बहुत सारे ऑक्सो एसिड है फास्फोरस के। तुमको मैं दिखाता हूँ 1-2 एग्जांपल, तुम खुद ड्रॉ करने लग जाओगे 2 दिन बाद स्ट्रक्चर। कोई भी कितना भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया हो, जैसे मान लो तुमको दिया गया है H2H2O7, ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप ड्रॉ करके बताइए। सर प्लीज रिपीट। H2H2O7 ये रहा ना, रिपीट क्या करना है? इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। और इसमें बताने हैं नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। बेसिसिटी, कौन बता सकता है? सर 1 मिनट, 2-3 कॉम्बिनेशन ट्राई करना। यार कोई दिक्कत नहीं। सही है, जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा है या ऐसे गेस कर लिया? चलो वेरी गुड, बताओ कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जब आप? सर पहले SS में एक सिंगल बॉन्ड, एस में सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एस में सिंगल बॉन्ड बना दिया मैंने। दोनों S में दो हम्म। ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो जाएगा। दोनों में 2 ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया। सर फिर दोनों के लिए एक में O लग जाएगा और उसमें OH लग जाएगा सीधा। ऐसे सर एक ऑक्सीजन कम यस है, सर, दोनों में OH लग जाएगा। 7 ऑक्सीजन होने चाहिए। ऑक्सीजन तो 6 ही हुए थे। सल्फर और सल्फर के सल्फर बीच और में उसके पीछे लगा दो। हाँ सर लगा दो, हो जाएगा आपका। और उसके बीच में सही है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है। एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि कोशिश करना है कि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल बने, स्ट्रक्चर अपने आप सही हो जाता है। हालांकि हर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जरूरी नहीं कि सही हो, क्योंकि स्ट्रक्चर हमारे ड्रॉ करने से नहीं बनता, स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल का जो अपना होता है वो होता है।
हमने कुछ ट्रिक्स निकाली हैं कि कैसे हम लोग ज्यादातर स्ट्रक्चर्स को कवर कर सकते हैं बिना रटे। तो वो यही ट्रिक है कि आपको कोशिश करनी होती है स्ट्रक्चर को सिमेट्रिकल बनाइए। जैसे कि आपको मैं अगर दूं तो देखो, आपको दिख रहा होगा कि इसमें डबल बॉन्ड कितने, 4, तो पाई बॉन्ड तो अपने को पता चल गया 4 है। सिंगल बॉन्ड कितने हैं, तो 1 2 तो यहाँ पे है, 2 4 6 7 8 9 10 सिग्मा बॉन्ड हो गए। टोटल 14 बॉन्ड है भी, आई थिंक, मुझे जहां तक लग रहा है। देख के देखो एक बार, 14 है क्या टोटल बॉन्ड? Yes, sir. ये इसका आंसर हो गया। यस सर। और बेसिसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो सर OH 2 जगह है, तो इसकी बेसिसिटी हो गई। वैसे मान लो आपसे मैं पूछूं कि बताओ H2SO8 का क्या होगा? सेम बेसिसिटी भी और सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। सर 8 में सेंटर में एक और ऑक्सीजन लगा देंगे। मुझे नहीं पता, तुम देख के बताओ। हो सकता है सर, वो जो सेंटर में ऑक्सीजन लगा है उसके बगल में एक और ऑक्सीजन लगा दो, हो जाएगा। क्योंकि सर बाकी सब तो सेम ही है। बाकी सब सेम है, बिल्कुल सही। सही है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लेना। सिमेट्रिकल बनाना है सर, आपने अभी बोला है। सिमेट्रिकल बनाने का तो यही तरीका हो सकता है कि ये और ये पार्ट ऐसा ही रखो आप। एक ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो उसको बीच में बढ़ा देंगे। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस सर क्या है? हाँ, एक सिग्मा बॉन्ड इंक्रीज हो गया। बस इतना ही डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? ये है डिफरेंस। बाकी जितनी भी ऑक्सीजन देख रहे हो सब ऑक्साइड है। ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है ये क्या है? Peroxide. पेरोक्साइड, बिल्कुल सही। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है। जब हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे चैप्टर, सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर, तो आपको इसकी और क्लैरिटी आएगी कि पेरोक्साइड से क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, और क्यों आता है। खैर, तो ये कुछ अगेन आपके लिए बोनस कंटेंट था। ठीक है, आप इसको लिख लीजिए, काम आएगा आगे। अब जैसे ये जो स्ट्रक्चर है H2SO7 अगेन पी ब्लॉक में आता है, और ये पूछा भी जाता है ऑक्सो एसिड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो वहां बच्चे रटते हैं कि इसका स्ट्रक्चर रट लो यार, अच्छा इधर ये लगाना, इधर वो लगाना। अभी आपको पता है क्या करना है? कुछ नहीं करना है, सिमेट्री ढूंढनी है, सिमेट्री मिल जाएगी तो हो जाएगा। हालांकि कुछ कुछ असिमेट्रिकल भी होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे H2H2O5, ठीक है, H2H2O3, ये स्ट्रक्चर है, तो ये सिमेट्रिकल नहीं बनता है। सिमेट्रिकल बनाओगे तो वो उसका गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा। H2SO3 अगर आपको बनाना है तो H2SO4 जैसा बनाओ उसको, और एक डबल बॉन्ड O को डबल बॉन्ड सल्फर से रिप्लेस करना। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? H2H2O3, this is one of the structures which are not symmetrical. H2H2O5 के बारे में भी देखेंगे। जैसे H2H2O3 आपको बनाना है, तो जैसे H2SO4 कैसे बनाते हो? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH एंड OH। तो H2SO4 होता है। अब एक ऑक्सीजन की जगह एक सल्फर आ गया, सल्फर ऑक्सीजन सेमी फैमिली के, तो उनके बिहेवियर भी सिमिलर होते हैं। तो सिमिलर का मतलब सल्फर भी डबल बॉन्ड बना सकता है जैसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है H2H2O3 का। बेसिसिटी वगैरह सेम ही होगा जो H2SO4 का होता है, स्ट्रक्चर भी सेम ही है, बस एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे जो दूसरा सल्फर है वो यहाँ आ गया। ठीक है, H2H2O5 कैसे ड्रॉ करेंगे? नहीं, H2SO5 नहीं, सॉरी, ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ये तो सिमेट्रिकली, ये तो आसान है। चलो इसको भी कर ही लो, प्रैक्टिस में रहेगा। मेरा मतलब था H2SO5। H2SO4 कैसे करेंगे ड्रॉ? सर पहले सल्फर के साथ एक डबल बॉन्ड देंगे ऑक्सीजन को, फिर एक सिंगल, फिर क्या एक हो और गया? एक सिंगल ऑक्सीजन, फिर इनके 2 सिंगल ऑक्सीजन दे दोगे, फिर उसके बाद, अरे वो दूसरे की बात कर रहा हूँ मैं, H2SO5 की।
ठीक है, H2SO5 को कर लेते हैं। सल्फर, हाँ बोलो। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसके साथ एक और दे दो सर आप, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, एक और दे दूं, चलो ठीक है। हाँ सर, और हाँ सर, सही है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें भी एक पैरोक्सी लिंक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर अगर आपको पता होगा तो आप आराम से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स बता सकते हैं। स्ट्रक्चर नहीं पता है तो आप फिर नहीं बता सकते एक्चुअली। स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है सिग्मा और पाई बॉन्ड्स पता होने के लिए। क्लियर है? ठीक है। आप देखो, आप लोगों को मैं सिंपल सी बात बताता हूँ कि आप एक्सप्लोर करो, बिल्कुल एक्सप्लोर करो इंटरनेट पे, जो ढूंढना है ढूंढो, पढ़ना है पढ़ो, मुझे कोई उससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम ऐसा मत काम मत करो जिससे तुम्हारी परफॉर्मेंस पे कोई खराबी हो, है ना। तुमको लगता होगा कि तुम मुझे आंसर कर दोगे या कुछ भी ऐसा बता दोगे, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, तो आपको लगता होगा कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा। जिसका जेन्युइन आंसर होता है, मैं वैसे ही, मुझे इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है आपको, या मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि तुम सही हो या तुम गलत हो। तुम्हारे बारे में मुझे अच्छे से पता है, हर स्टूडेंट के बारे में मुझे पता है, ठीक है, कौन कितने एफर्ट लगा रहा है। तुम्हारे मार्क्स आए नहीं आए, मुझे तुम्हारे एफर्ट पता है। बहुत से स्टूडेंट जिनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं बट वो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, तो पता है मुझे, तो दिख जाता है किस तरह का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया स्टूडेंट ने, पता चल जाता है कि वो किस तरह का एफर्ट लगा रहा है। हाँ सक्षम, बताओ। सर जो H2SO5 में है उसमें जो आपने नीचे डबल बॉन्ड लगाया है SKO का, सर वो बीच में लगा सकते हैं? आप कहीं भी लगा सकते हैं एक्चुअली सेक्शन, क्योंकि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल है ये 2D में नहीं है। ये जैसे नीचे वाला जो डबल बॉन्ड है एक्चुअली वो पीछे है, और ये जो OH वाले हैं वो बाहर निकले हुए, तो मतलब दो ऐसे बाहर निकले हुए नीचे की तरफ, एक पीछे की तरफ है ऐसे और एक ऊपर की तरफ है ऐसे, टेट्राहेड्रल शेप है ये। ठीक है, इसकी इसकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन तो अपन ने भी पढ़ी थी, मतलब टेट्राहेड्रल शेप है ये। ठीक है, नहीं सर, वो दूसरा वाला H2SO वाला H2S2O5। तो ये इसके अलॉन्ग टेट्राहेड्रल है और इसके अलॉन्ग ये पिरामिडल है। ठीक है सर। सर, हाँ। तो ये टेट्राहेड्रल क्यों होगा? उधर दोनों डबल बॉन्ड है तो वो सीधा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे H2SO5 डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? दोनों उधर डबल बॉन्ड है तो वो दोनों इक्वली रेजिस्ट करेंगे तो वो एकदम लीनियर नहीं स्ट्रक्चर बन जाएगा सेंटर में? एक बार मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखना, जब वेक्टर पढ़ा है ना तुमने, Yes, sir. देखो उससे बॉन्ड एंगल डिफरेंस आएगा, देखो फॉर श्योर डिफरेंस आएगा, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं आएगा कि एकदम सीधा ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब मत सोचो, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल ही रहता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है वो। जैसे कि मान लो कि 109 से 107 हो सकता है, या 109 से 1011 हो सकता है, ऐसा नहीं कि एकदम 1080 हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा। ठीक है, इतना भी फिट नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का। तो फिर सीधा होगा तो फिर ऊपर से भी तो डबल बॉन्ड आ जाएगा फिर दूसरा वाला, ऐसे नहीं सोचते। बहुत माइन्यूट चेंजेस आते हैं। इवन जो हमने कंपैरिजन किया है बॉन्ड एंगल का एक दो जगह जहाँ पे, तो उसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, किसी किसी में 0.5 डिग्री 0.05 डिग्री, इतने कम का डिफरेंस आता है। एनीवेज, तो ये हो गया। अब अपन आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है और क्यों है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या नीड है इसकी, और क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, मतलब क्या क्या हो सकता है इसके अंदर। तो हाइब्रिडाइजेशन समझने से पहले हम लोग को कुछ एक बेसिक चीज समझनी होगी। कोई भी बॉन्ड बनता है तो आउटर वैलेंस, अभी तक बीबीटी में जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उससे हमें एक चीज क्लियर हो गई कि सर वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दूसरे एटम के ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं और उसकी वजह से बॉन्ड बनता है। ये बात सबको क्लियर है या किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन सर एक बार रिपीट कर दो। है? जो वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होते हैं वो दूसरे एटम के वैलेंस शेल के ऑर्बिटल से ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं, यही तो कल से कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान, तो हर वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स को हम लोग देखते हैं कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स में, उसके हिसाब से उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपन बनाते हैं। लाइट कट गई, इंटरनेट चला गया। That is what VBT told us.
ठीक है, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी every valence electron of an atom can participate in bond formation, first of all, and second is that the bond formation is due to overlapping of orbitals with one another. Means one orbital overlaps with the other orbital and forms the bond. बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब yes VBT में अगर हम लोग VBT के अकॉर्डिंग CH4 की बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करें, ठीक है, CH4 मान लो एक कंपाउंड है, सबसे अपना सिंपल सबसे अच्छा मीथेन, इसकी बॉन्डिंग को हम लोग VBT से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मीथेन में सर CH4 का जो कार्बन है, कार्बन को अगर हम बात करें तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, कार्बन की बात करेंगे तो 2s2 2p2 होता है सर बाय डिफॉल्ट। और कल की क्लास में सर हमने किया था कि कार्बन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाके 4 बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद एनर्जी जो रिलीज होती है वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के एक्साइटेशन में जो रिक्वायर्ड एनर्जी है उसको कंपनसेट करती है, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही रिलीज होती है ना। इट्स जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट वाली बात है। तो इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाके सर ये क्या करता है, कुछ ऐसा शेप ले लेता है, मतलब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। ये जो स्ट्रक्चर है सर, स्ट्रक्चर एज इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट हो गया इस तरह से। तो सर इस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देख के हमें एक बात तो समझ में आ रही होगी, वो ये कि 2s का एक ऑर्बिटल और 2p के 3 ऑर्बिटल्स 2px 2py एंड 2pz, ये मिलके 4 बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के लिए। किसके साथ? हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल के साथ। हाइड्रोजन में 1s ऑर्बिटल ही है। जिसको समझ में आएगा वो हाँ बोलेगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो मना कर देगा। ठीक है, ऐसा हाइड्रोजन का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके साथ शेयरिंग करेगा। और सॉरी फॉर दिस डायग्राम, ये ऑपोजिट स्पिन का होगा हाइड्रोजन वाला, है ना। ऐसा VBT ने कहा था कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। चलो तो मैं ड्रॉ कर ही देता हूँ, नहीं तो बहुत लोग हैं कि ऐसे ड्रॉ कर लेंगे फिर बाद में बोलेंगे सर आपने तो ऐसा ही करवाया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, मतलब ये तो अपने आप अरेंज कर लेगा। 2 स्पिन है, दोनों में से कोई भी स्पिन ले सकता है इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू दैट। अब क्या होगा कि ये सारे 1s ऑर्बिटल हैं, किसके? हाइड्रोजन के। ध्यान से समझना है इसको सब लोग। और ये कार्बन के सारे ऑर्बिटल्स हमें दिए हुए थे। तो ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे कैसे कि सर ये इसके साथ कंबाइन कर सकता है, ये इसके साथ कंबाइन करेगा, ये इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये इसके साथ ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म होंगे 4। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नहीं है, ठीक है। अब देखो आगे क्या होता है। no sir आगे क्या होता है कि इफ वी डिस्क्राइब द बॉन्डिंग एंड आई विल चेंज द इनपुट। All right. So if we describe the bonding, we'll find out that bonds formed in CH4 are due to overlapping of 1s, 2s, 1s, 2px, 1s, 2py and 1s, 2pz होगा। ध्यान से समझना, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना। इन्हीं के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1s है और कार्बन के पास जो है वो वैलेंस शेल में, उनको हमने ड्रॉ कर दिया। इनकी ओवरलैपिंग होगी और बॉन्ड बनेगा। बोलिए हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसके आगे क्या होगा, आगे और इंटरेस्टिंग होती जाएगी कहानी। आगे क्या होगा कि जब ऐसा बॉन्ड अगर होता है, फॉर एग्जांपल ये आपने नोट कर लिया सबने? Yes. ठीक है, तो मैं ये लेफ्ट वाला पार्ट हटा रहा हूँ यहाँ से, कोई नहीं। तो 1s मैं फिर से लिख देता हूँ, 1s 2s 1s 2px 1s 2py एंड 1s 2pz। तो ये अगर मैं ओवरलैपिंग दिखाऊं, मान लो मेरा मन हो गया कि मैं दिखाता हूँ कि कैसी ओवरलैपिंग दिखेगी, तो 1s और 2s कुछ इस तरह से ओवरलैप करेंगे। 2s बड़ा होता है 1s से, कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग होगी इनकी, बताइए।
ठीक है, 1s तो सेम साइज का रहेगा, चाहे इसका पास रहे चाहे इसके साथ ओवरलैप करे या इसके साथ ओवरलैप करे, 1s तो इसी साइज का रहेगा ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब वो सेम ही रहेगा, पहले ड्रॉ करने में मेरे में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन वो रहेगा सेम। इसके साथ जो 2p ओवरलैप करेगा 2px, तो वो कुछ ऐसे ओवरलैप करेगा 2px, एंड ये 1s तो सभी है, 1s ही है इधर तो स्क्वायर वाला, तो ये 2px के साथ ओवरलैपिंग हो गई 1s की। ठीक है सर, यहाँ तक हमें समझ में आ रहा है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है सर? फिर 2py के साथ अगर ओवरलैपिंग करोगे तो थोड़ा सा मैं इसको अलग तरीके से दिखाता हूँ 2py के साथ ओवरलैपिंग को। क्यों? क्योंकि सर डायरेक्शन भी थोड़ा दिखा दे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये देखेंगे अगर हम लोग इसको, तो 1s का 2py के साथ जब ओवरलैपिंग होगी, ये है तुम्हारा 1s, ठीक है, और 2py कुछ इधर से आएगा फिर y डायरेक्शन में, बताइए 1s की 2py के साथ ओवरलैपिंग यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं 2py और ये अगेन 1s। अब 1s की 2pz के साथ ओवरलैपिंग करनी थी, ये हो गया तुम्हारा 1s, और 2pz कुछ यार पता नहीं तुम्हारी इमेजिनेशन कैसी है, तो 3D में कुछ ऐसा इमेजिन कर लेना कि 2pz कुछ ऐसा जेड एक्सिस के लॉन्ग। ठीक है, और एस तो ऐसा है कि यार एस में कहीं से किसी भी एक्सिस के लॉन्ग लेके आओ तो स्फेरिकल है, तो हर डायरेक्शन से ओवरलैप कर सकता है। एस हमेशा इसलिए सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स ओनली सिग्मा बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन बाय एस ऑर्बिटल। ठीक है, पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो लिख लेना इसमें, एस कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। खैर, तो ये जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें यहाँ से कुछ कुछ चीजें मिलती हैं। क्या क्या मिलती है? ध्यान दो, 3 bonds in methane in CH4 will have same strength and more than the 4th bond। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये बात सबको समझ में आ रही है क्या कि 3 बॉन्ड जो S और P की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं, ये तीनों, ये और ये तीनों में P और S इन्वॉल्व है, और ऐसा नहीं कि PX का साइज और PY का साइज अलग अलग होगा, सिर्फ डायरेक्शन अलग होता है, सब कुछ बाकी सेम होता है। तो ये जो तीनों बॉन्ड बनेंगे, इनका बॉन्ड लेंथ सेम होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगा, और चौथे से ज्यादा होगा, और बॉन्ड स्ट्रेंथ चौथे से ज्यादा होगा। बोलो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग चौथे से ज्यादा होगी, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। ऑलराइट, यहाँ तक सबको क्लियर है। दूसरा पार्ट, 3 bonds will be at 180 degrees, sorry not 180, 3 bonds will be perpendicular to each other and 4th one will be non-directional। ठीक है, क्योंकि 4th तो एसएस के ओवरलैपिंग से बन रहा है, दोनों में से कोई भी एस ऑर्बिटल का कोई डायरेक्शन होता तो वो नॉन डायरेक्शनल होना चाहिए था। ये 3 बॉन्ड परपेंडिकुलर होंगे, और बाकी का एक जो चौथा बॉन्ड है जो एसएस ओवरलैपिंग से बन रहा है वो नॉन डायरेक्शनल होगा। नॉन डायरेक्शनल का मतलब कि वो स्फेयर है तो स्फेयर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, स्फेयर हर डायरेक्शन से उतना ही बराबर ही है, वो नॉन डायरेक्शनल होगा। ये भी एक है, बोलो, मतलब जो बॉन्ड एंगल है वो 2 टाइप के होंगे, 90 डिग्री ईच, और एक होगा नॉन डिफाइंड। एक जो होगा वो डिफाइंड नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं है, ये कहीं से भी आकर ओवरलैप कर सकता है, तो ये होगा। ठीक है, तो मतलब CH4 के जो 4 बॉन्ड है सर वो अलग अलग होंगे, बिल्कुल अलग अलग स्ट्रेंथ के होंगे वो। और CH4 जब बॉन्ड बनाएगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि 3 बॉन्ड तो हमें दिखेंगे एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में,
ठीक है, 3 बॉन्ड हमें दिखेंगे एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इसको ऐसे ना ड्रॉ करके मैंने थोड़ा गलत कर दिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिखाना है अगर आपको, तो आप इसको ऐसे ड्रॉ करें, थोड़ा ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में ऐसे ड्रॉ करो। ठीक है, ये इधर और ये नीचे। ठीक है, तो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा 3 हाइड्रोजन। और चौथा नॉन डायरेक्शनल कहीं भी हो सकता है। ये मीथेन के लिए ट्रेंड है। बोलो इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं है? No. एक बार स्ट्रेंथ वाला बता दो पॉइंट। देखो स्ट्रेंथ वाला पॉइंट ये है कि देखो मान्यता अगर 3 पी ऑर्बिटल सेम ही एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं और वो तीनों पी ऑर्बिटल 2p के हैं, तो तीनों 2p ऑर्बिटल चाहे 2px हो 2py हो और 2pz हो, इन तीनों में कोई एनर्जी का डिफरेंस होता है क्या? नो सर। उनकी साइज में कोई डिफरेंस आता है? सर। तो उनकी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग में कोई डिफरेंस आएगा अगर वो सेमी ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहे हैं? तो नो सर। सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा? उनके डायरेक्शन का, कि एक एक्स डायरेक्शन से करेगा, एक वाई डायरेक्शन से करेगा और एक तीसरा जेड डायरेक्शन से करेगा। वही लिखा है मैंने कि तीनों का बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्शन पर थोड़ा डिपेंड करता है। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो कितना ज्यादा ओवरलैपिंग होती है, तो ओवरलैपिंग तो तीनों बराबर ही करेंगे, तो तीनों की बॉन्ड स्ट्रेंथ सेम होगी। बॉन्ड एंगल तीनों का 90 डिग्री होगा एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि तीनों पी ऑर्बिटल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री पे होते हैं। क्लियर है? यस सर। जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट। फोर्थ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। एंड कहाँ लिखा है फोर्थ में स्ट्रॉन्ग लिखा है? सेम एंड मोर देन फोर्थ बॉन्ड। फोर्थ वीक होगा, सेकेंड और थर्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ओके मतलब 3 जो बॉन्ड है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, फिर पीपी ओवरलैपिंग, सर। है ना? तो एसएस से एसपी की ज्यादा होगी। ऑलराइट, तो ये कुछ चीजें हैं जो हम लोग कह रहे हैं कि मीथेन में होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है। लेकिन जब मीथेन मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया, जब स्पेक्ट्रोस्कोपी आई पिक्चर में, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि वहां पे पता चला कि चारों बॉन्ड इक्वल स्ट्रेंथ के हैं और चारों के बीच में बॉन्ड एंगल भी एग्जैक्टली इक्वल है। समझ पा रहे हैं आप बात को? कि जब हमने मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व, देखो ये एक्सपेक्टेड ट्रेंड है कि ऐसी ऐसी ओवरलैपिंग हो रही है तो ऐसा ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व किया गया स्पेक्ट्रोस्कोपी से, स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कि अलग अलग, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक्सरे डिफ्रैक्शन भी आपने थोड़ा बहुत सुना होगा। तो उससे क्या होता है कि मॉलिक्यूल का एक शेप बन जाता है, ड्रॉ हो जाता है वर्चुअली, पता चल जाता है कि इस तरह का इसका शेप होना चाहिए। तो जब देखा गया तो पता चला कि चारों जो बॉन्ड है वो एग्जैक्टली सेम बॉन्ड स्ट्रेंथ है, एग्जैक्टली सेम। एंड उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो भी ऐसा नहीं कि 3 90 डिग्री पे और बाकी नॉन डायरेक्शनल है, तीनों बॉन्ड एंगल इक्वल है, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहां से प्रॉब्लम आ गई, शुरू हो गई प्रॉब्लम कि अब क्या करें। वीबीटी ने बॉन्डिंग को तो एक्सप्लेन कर दिया और वो सही भी है क्योंकि ओवरलैपिंग तो होगी ऑर्बिटल्स की, तो बॉन्डिंग ऐसा नहीं कि वीबीटी गलत हो गया। बस वीबीटी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि जो बॉन्ड्स हैं होने चाहिए थे 90 डिग्री पे, लेकिन 109 पे क्यों हो रहा है मीथेन में, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जिनमें होना कुछ और चाहिए था पर कुछ और क्यों हो रहा है। इसको वीबीटी ने एक्सप्लेन करने में, मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पाई। Then came into the picture the concept of hybridization, which is part of VBT only. Hybridization totally hypothetical concept है। मतलब ये कि हाइब्रिडाइजेशन नाम की कोई चीज रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है। इट्स जस्ट एन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बट बहुत कम ऐसे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके लिए नोबेल प्राइज मिलता है, एंड हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ दोस। ठीक है, हाइपोथेटिकल चीजों के लिए नहीं मिलता साइंस में, बट हाइब्रिडाइजेशन के लिए नोबेल प्राइज मिला हुआ। ऐसा क्या है हाइब्रिडाइजेशन ने, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी? हाइब्रिडाइजेशन ने ये किया कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन कर दिया हाइपोथेटिकली। उसने कुछ दिमाग लगाया कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा होगा तो उससे ऐसा हो रहा होगा, और वो एक्यूरेटली हर मॉलिक्यूल के लिए सही निकला। ठीक है, जैसे कि क्या कहा गया हाइब्रिडाइजेशन में, उसको हम लोग समझते हैं वन बाय वन। तो पहले आप लिखोगे, ये सारी चीजें लिखने के बाद आप लिखोगे बट इन रियलिटी इट वाज फाउंड दैट, या ऑन ऑब्जर्वेशन ऑन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ऐसा लिखोगे, on spectroscopy, it was found that all the bond angles of methane are same and their strength is also the same. मतलब एक्सपेरिमेंटली हमें ये मिला कि मीथेन के सारे बॉन्ड एंगल्स एंड बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। और ये हम पहले ही कर चुके हैं, हालांकि स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही कर चुके हैं VSEPR में।
ठीक है, बट उस टाइम हमने ये सोचा नहीं था कि अगर पीवी और ऑर्बिटल ओवरलैप करें तो सर ये तो 90 डिग्री होना चाहिए था एंगल, ये 109 कैसे हो जा रहा है? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि CH4 जो है वो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होता है। तो ये आप लिख लोगे कि in reality it was found that all the bond strengths of methane are equal and bond angles are also equal. लिख लिया आपने? यस सर। जिसने नहीं लिखा है बता दो। ठीक है, तो यहां से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। हाइब्रिडाइजेशन आई थिंक 1945 या इसके आसपास ही कभी आया था। तो इसमें क्या हुआ था, कैसे एक्सप्लेन किया गया था इसको हम लोग समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा होता है, मैं आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम लोग थ्योरेटिकली लिखना कुछ नहीं है, समझ लो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन में। अच्छा, तो तुम सोचो कि हाइब्रिडाइजेशन वर्ड से तुम्हें क्या लगता है, क्या होता हो? हाइब्रिडाइज होना या हाइब्रिड क्या होता कुछ मिक्सिंग होना या ऐसा कुछ। है? कुछ मिक्सिंग होना, बिल्कुल। कि दो चीजों को मिक्स करते हैं हम लोग तो एक हाइब्रिड प्रोडक्ट बनता है, राइट? जैसे हाइब्रिड कार का मतलब है कि वो जो आपका ऐसा इंजन है उसमें भी चले और बैटरी पे भी चले, सोलर पावर में भी चले, इस तरह के, तो उसको हाइब्रिड कार बोलते हैं। मतलब इट हैज फीचर ऑफ टू थिंग्स। कोई भी चीज ऐसे हाइब्रिड करते हैं हम लोग तो उसका मतलब यही होता है कि दो चीजों को मिक्स करके बनाया गया। तो हाइब्रिडाइजेशन भी वही चीज है। हाइब्रिडाइजेशन ने क्या कहा कि एक्चुअली में क्या होता है कि चलो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, ये तो रियल चीज है। हाइब्रिडेशन ने कहा कि चलो रियल चीज तो है, ठीक है, उसको रखते हैं, बट वो रियल चीज हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे रही है रियल चीज। तो हाइब्रिडेशन ने कहा कि चलो अपन एक अजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं? कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, जैसे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल, कौन कौन से? एस का 1, 2s, और पी के 3, 2px, 2py और 2pz। तो 4 एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाने से पहले चारों आपस में इंटरमिक्स होके 4 अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। बोलोगे सर ये क्या हो रहा है आप ये क्या है? ये पहली बात मैंने पहले ही बोल दिया कि हाइब्रिडाइजेशन एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। हाइब्रिडाइजेशन से कभी भी हम स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पहले स्ट्रक्चर आता है फिर हाइब्रिडाइजेशन आता है। लेकिन हमारी प्रैक्टिस में ऐसा होगा कि पहले हाइब्रिडाइजेशन आएगा फिर स्ट्रक्चर आएगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये ऐसा ही होना है, टेट्राहेड्रल ही होना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में ही उतना है। लेकिन पहले स्ट्रक्चर आता है, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडेशन हम देखते हैं। अच्छा, अगर इसका स्ट्रक्चर 109 डिग्री बॉन्ड एंगल है तो ये sp3 होगा, अगर 120 है तो ये sp2 होगा, 180 है तो ये sp होगा। क्या होता है sp2 sp3 ये भी समझते हैं। तो हाइब्रिडेशन ने कहा कि 4 जो ऑर्बिटल है जो बॉन्ड बना रहे हैं कार्बन के, कौन कौन से? 2s, 2px, 2py एंड 2pz, ये चारों आपस में मिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर पे पार्टी है, ठीक है, घर पे पार्टी है आपके, और आप लोग लेके आए हो कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी आपके फेवरेट है, ठीक है, और साथ में कुछ लोग माजा भी ले आए हैं। ठीक है, माजा भी कुछ लोगों की फेवरेट होती है, मतलब बच्चों की तो होती है। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक ग्लास है, मतलब टोटल 4 ग्लास है। 4 ग्लास में से क्या हुआ कि इन चारों ग्लास में अपने अपने इक्वल साइज के या डिफरेंट साइज के भी ग्लासेस हो सकती हैं। मान लो इक्वल साइज के मान के चलते हैं कि 4 ग्लासेस हैं, और उसमें आपने कोल्ड ड्रिंक फिल किया हुआ, सबने अपना अपना ड्रिंक इसमें फिल किया हुआ। और मान लो एक चैलेंज हुआ कि चलो यार सब अपना मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद हम लोग उसको कॉकटेल बनाते हैं, मॉकटेल बनाते हैं, जो भी होता है वो। तो क्या होगा यहाँ पे, सीन को समझो आप, कि होगा ऐसा कि जब आप मिक्स करोगे इन चारों को तो क्या होगा? एक ग्लास बनेगा या 4 ग्लास बनेंगे? तो मिक्सचर होगा वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 4 गिलास। 4 ग्लास ही करेगा। तो 4 ऑर्बिटल अगर मिक्स हो रहे हैं तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे उसके मिक्स होने के बाद। लेकिन अब दूसरा बताओ, अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो आप बताओ कि चलो चलो ये जो है, एक है इसमें माजा, इसमें क्या है? स्लाइस माजा जो भी होता है वो है, ठीक है, इस वाले में। और बाकी तीनों में क्या है? बाकी तीनों में है कोक। ठीक है, इसमें भी कोक है, इसमें भी है, और इसमें भी है।
जब इन चारों को मिक्स करोगे तो क्या कैरेक्टर आएगा, किसमें कितना कोक आएगा और किसमें कितना मतलब माजा आएगा। मान लो चारों इक्वल है, 100 ml 100 ml है चारों, बताओ मिक्स करने के बाद क्या होगा। कहाँ गए वो लोग जो घर पे खाना बना रहे हैं, तुमको शरबत मिक्स करने नहीं आ रहा है। उनका रेशियो जैसे हाँ वही पूछ रहे, रेशियो क्या होगा। 1:3। 1:3, बिल्कुल सही जवाब कि सर 25% माजा होगा सब में और सब में 75% कोक होगा। होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है। यस सर। 400 है यार, 400 को 4 में डिवाइड करोगे, उसमें 100 को 4 में डिवाइड करोगे तो 25, तो 75-25 का रेशियो होगा, 75 कोक होगा और 25 उसमें माजा होगा सब में। मजे की बात यह है कि ऊपर भी यही होता है, sp3 के एक s और 3 p के ऑर्बिटल जब हम लोग मिक्स करते हैं तो उस हाइब्रिड, तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं जिनका नाम होता है sp3, मतलब ऑर्बिटल का नाम sp3 है। इसका इससे लेना देना सिर्फ यही है कि एक s और 3 p के ऑर्बिटल मिलकर इसको बना रहे हैं, इसलिए इसका नाम sp3 है। इट्स जस्ट लाइक अ p ऑर्बिटल, इट्स नेम इज sp3। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो, ये जो 3 दिख रहे हो दैट डजंट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नेम ऑफ ऑर्बिटल दैट इट इंक्लूड्स 1s and 3p ऑर्बिटल में। और ऐसे 4 बनेंगे, तो 4 बनेंगे तो s कैरेक्टर कितना होगा 25% और p कैरेक्टर कितना होगा 75%। ये बहुत सारी चीजें जो आपको पता है, जो यहीं से आ जाती है, बेसिक चीजों से आ जाती है, जो आपके आसपास घरों में होती है उन चीजों से। तो इन चारों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी क्योंकि चारों में इक्वल, अब जैसे तुमने बना दिया तो तुम जो भी ड्रिंक करेगा सबके लिए वो इक्वल हो गया, राइट। जब आपने मिक्स कर दिया तो वो इक्वल ड्रिंक्स हो गई, तो उनकी स्ट्रेंथ भी इक्वल, उनकी सारी प्रॉपर्टी सेम हो गई। तो क्या अगर सारी प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी तो बॉन्ड एंगल भी तो सेम ही हो जाएगा ना फिर। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन ने एक्सप्लेन किया बॉन्डिंग। तो आज मैंने बस हल्का सा ब्रीफ दिया है, आप थोड़ा पढ़ के आओ कल की क्लास में हाइब्रिडाइजेशन को, तो इसको हम लोग आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन है जो मैंने इस पार्ट को डिस्कस किया उसमें, तो पूछ सकता है। तो उधर जो 4 लिखा है वो यही डिफाइन कर रहा है ना कि 4 sp3 बने। 4 sp3 बनेगा, बिल्कुल सही। कि 4 को अगर हम मिक्स करेंगे, 4 ये होते हैं प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो 4 प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है। और एक मतलब उन ऑर्बिटल्स का नाम भी सेम ही होगा, sp3 होगा, मतलब 4 sp3 ऑर्बिटल बनेंगे। sp3 नाम है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 3 जो है इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये हाइब्रिड है और ये तभी पिक्चर में आएंगे जब बॉन्डिंग होगी, बिना बॉन्डिंग के एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। और रियलिटी में sp3 हाइब्रिड नाम का कुछ होता नहीं है, लेकिन अपने लिए होता है क्योंकि यही अपने स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है। बाकी मीथेन का फिर स्ट्रक्चर कुछ होगा तो होना ही नहीं चाहिए था। So we'll discuss it in detail in tomorrow's class. But if you have any doubt in what I have discussed today, you can ask right now. Anyone? ठीक है, कोई बात नहीं, आप डाउट्स कलेक्ट करो, नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ऑनेस्ट रहो खुद से, पढ़ाई करो, मेहनत करो, ठीक है। रिजल्ट के पीछे मत भागो कि रिजल्ट नहीं आ रहा है तो ये कर लूंगा, या किसी ने पूछ लिया तो मैं आंसर देना ही एकदम सही देना है, ऐसा नहीं करना। खुद का जो जेन्युइन है वो रखो, जेन्युइनिटी से ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, शो ऑफ से कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। दैट्स द फैक्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।